स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सिरवी सर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं बच्चों, वो वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपका टर्म वन में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, दैट इज पी ब्लॉक। आइए बच्चों, पी ब्लॉक को अपन सीखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और उसमें फिर ग्रुप वाइज अपन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक में जाने से पहले अपन ओवरऑल एक बार पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा फोकस करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो सबसे पहले दो मेजर पार्ट्स इसके अंदर होंगे, जिसमें पीरियड 1 to 7 जो हमेशा आप हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे, जो उसको अपन लेफ्ट टू राइट स्टडी कहते हैं, और ग्रुप जो दिख रहा है ग्रुप 1 to 18 तक होंगे, और ये हमेशा आपकी वर्टिकल पोजीशन पे यानी कि टॉप टू डाउन की तरफ रहेंगे। अगर ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स की बात करें, क्योंकि इसमें अभी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लॉक की बात करें तो टोटल जो ब्लॉक्स होते हैं बच्चों, वो 4 टोटल ब्लॉक्स कहलाएंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब सेल पे बेस्ड होते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये टोटल ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 एंड 2 जो होते हैं, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, और ग्रुप 13 to 18 ये जो आपका होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इनको अपन बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहला आपका पी ब्लॉक का एड्रेस हो गया एलिमेंट्स का कि दे बिलोंग्स टू ग्रुप 13 to 18, इसके अंदर आएंगे। और ये जो मिडिल में पार्ट दिख रहा है आपको ग्रुप 3 से लगा करके ग्रुप 12 तक, ये वाला बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये आपका डी ब्लॉक पार्ट हो गया। और फाइनली जब ग्रुप 13 से एफ ब्लॉक निकलता है, जहां पे आप सचिन या लक्ष्मण आएगा बैटिंग के लिए, तो यहां से लेंथिनाइट सीरीज, और इससे आगे से आपकी एक्टिनाइट सीरीज, और ये आगे पूरी सीरीज एफ ब्लॉक के नाम से आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक क्लियर हो गया आपको। 1 to 2, 1 and 2 एस ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक, 3 to 12 कौन सा डी ब्लॉक, और इसमें ग्रुप 3 और पीरियड 6 और पीरियड 7 से निकलने वाली लेंथिनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को कंबाइंडली अपन बोलेंगे बच्चों एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके पास में, अगर ये पीरियोडिक टेबल का मिडिल पार्ट है तो इधर वाला आपका ये लेफ्ट साइड कहलाएगा, इधर वाला आपका राइट साइड। तो अपन पी ब्लॉक के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट राइट साइड। तो पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड होता है, ये पार्ट आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कंसीडर होगा, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि nth इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी सब सेल में जिसमें एंटर होगा, वही पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन 13 का फर्स्ट मेंबर लेते हैं बोरॉन, बोरॉन से स्टार्ट होगा, तो बोरॉन पी ब्लॉक का क्यों है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 5, तो 5 है, तो इसमें देखो 1s2 2s2। अब ध्यान से देखिए, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ तक कोई भी हो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाना चाहिए, यानी उसका ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखो ये 2p1 आ गया बच्चों। तो यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह अगर पी सब सेल की किसी ऑर्बिटल में एंटर होता है, तो वो रेस्पेक्टिव ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमने एग्जांपल इसमें पी ब्लॉक का लिया। इसमें एक ही एक्सेप्शन रहेगा, वो है हीलियम। हीलियम इज एक्सेप्शन, क्योंकि इसका लास्ट जो है 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका 2s2 रहेगा, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जिसमें p नहीं आता। अदरवाइज लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा जिस पर्टिकुलर सबसेल के ऑर्बिटल्स में जाएगा, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का या ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा। तो पी ब्लॉक 13 to 18 है। अब इसमें देखिए ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो है ये 13 नंबर ग्रुप है, लेकिन चूंकि पी ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो पी ब्लॉक का ये फर्स्ट कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहां से पी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 1 2 दे दीजिए बोले इसको। ठीक है, तो इसको अपन पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप, ये पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक थर्ड ग्रुप, पी ब्लॉक फोर्थ ग्रुप, पी ब्लॉक फिफ्थ ग्रुप, एंड लास्ट आपका पी ब्लॉक सिक्स्थ ग्रुप आएगा। इसीलिए जब अपन पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उसमें NH2NP1 to 6। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब भी पी ब्लॉक का देते हैं, तो वो कहलाता है NH2NP1 to 6, यानी कि
यहां से ये 1 स्टार्ट होगा और 1 से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 1 to 6 NH2 सब में कॉमन आएगा। और जो भी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमेशा वैलेंस सेल या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स के रिप्रेजेंट होता है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसमें आपका ग्रुप 13 जो होता है इसको अपन बोलते हैं बैंगन आलू गौजर इंथेला। ठीक है, ये फर्स्ट आपका ग्रुप 13 हो गया। और सबसे लास्ट में जो 7 नंबर पीरियड्स के अंदर आएगा, इसमें सारे IUPAC नेम। इसमें भी अगर यहां के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या आएगा उसका ट्रिक है बिल्कुल। जैसे इसका ग्रुप नंबर 13 है तो इसके आगे 1 प्लेस कर दीजिए सबसे आगे, तो ये सबके लास्ट के एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। जैसे 113, 114, 115, 116, 117 एंड 118, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब IUPAC में जो इनका एटॉमिक नंबर है, जो नंबर होता है तो 1 को क्या बोलते हैं, यू अन है ना, तो यू और टी का आपका हो जाएगा, ट्राई होगा तो टी आ जाएगा। ठीक है, तो इनके तो आप IUPAC से लिख सकते हैं UUT। ठीक, इसका बन जाएगा UUQ, पेंट होगा तो UUP, हेक्स होगा तो UUH, और सेप्ट होगा तो UUS, और ऑक्ट होगा तो अनऑक्टियम, जिसको अपन बोलेंगे। यानी कि जो पीरियड 7 है बच्चों, इसका फिलहाल सिर्फ यही क्वेश्चंस बन सकता है कि इसमें पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स क्या होगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस आपका जो होगा वो अपन पीरियड 6 तक कंसीडर करेंगे और यहीं तक का आपका क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए इसमें ये आपके पहले हो गए तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। उसके बाद कार्बन फैमिली आएगी, तो कार्बन कांसी गए संत प्रभु। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, टिन और लेड हो जाएगा। इसी तरह से नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे BI तक। ओके, N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी, BI हो जाएगा बच्चों बिस्मथ। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली और स्टाइल से टीपो, ये आपका इसका जिंगल हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपका और स्टाइल से टीपो। इसमें आ जाएगा आपका फिर कल बाहर आई आत्मा, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टेटिन हो जाएगा। लास्ट नोबल गैस है न अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। ये आपका बच्चों कंप्लीट P ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब इसमें से ये वाला जो पार्ट है बच्चों, यहां से जो ग्रुप 13, 14 दैट इज इन 11th। अभी हमें जो टर्म 1 12th बोर्ड और JEE नीट का जो 12th का पार्ट है वो 15 to 17, लेकिन ओवरऑल अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इसमें जो 1 by 1 करेंगे ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 का अपन को डिटेल डिस्कशन देना है एज पर टर्म 1 बोर्ड एज वेल एज JEE नीट 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपने 11th में कंप्लीट कर लिया। लेकिन P ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल, जहां पे क्योंकि अपन अगर ओवरऑल एलिमेंट्स को देखेंगे तो एलिमेंट्स की कैटेगरी हमारे पास कौन कौन सी होती है, मेटल्स, सेकंड कौन सा हो जाएगा मेटेलॉइड्स, और थर्ड वन आपकी हो जाएगी नॉन मेटल। यानी कि ओवरऑल अगर अपन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करें तो देयर विल बी ये 3 पार्ट्स, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो आपको बोरॉन दिख रहा, जहां से मैं रेड लाइन निकाल रहा हूं, ये देखिए आप, ये सिलिकॉन हो गया, और सिलिकॉन के बाद आर्सेनिक के बाद टेलुरियम के बाद में अस्टेटिन। यहां तक ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने जो रेड लाइन खींची है ये आपके मेटेलॉइड्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो बाउंड्री है उसके अलावा 2 और याद रखने हैं, जैसे आपका ये जर्मेनियम, और दूसरा जो बच्चों जर्मेनियम के साथ में आप याद रखेंगे वो होगा एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी। इसमें से अस्टाटिन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, आग लिख देते हैं रेडियो एक्टिव के लिए, ये रेडियो एक्टिव है। तो अब आपसे अगर ये पूछे बच्चों कि इसमें मेटेलॉइड्स कौन कौन सी है, तो जो मैंने डार्क स्टेप्स की है और जो मैं ये शेडो शो कर रहा हूं ये सारी मेटेलॉइड्स कहलाएगी। और इसमें 2 पार्ट और लेने हैं, दैट इज जर्मेनियम एंड एंटीमनी। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा बोरॉन, ठीक है, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, तो इसके अंदर
बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और अस्टेटिन हो जाएगा। और इसमें जर्मेनियम और एंटीमनी जो होंगे वो 2 और मेटलॉइड में कंसीडर करने हैं। तो अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे इस चैप्टर के, इसीलिए आपको बहुत छोटे छोटे बारीक कंसेप्ट ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज बहुत अच्छे बनेंगे। इसीलिए इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टेटिन तो मेटलॉइड्स है, उसके अलावा जर्मेनियम और एंटीमनी भी कंसीडर करना है। और एस्टेटिन कभी ऑप्शन में ना हो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो मोस्टली आपको जो इन जनरल यूज होती है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, जर्मेनियम एंड एंटीमनीज आर मेटलॉइड्स, ये आपकी मेटलॉइड्स कहलाएगी। अब जो उधर का जो पार्ट दिख रहा बच्चों आपको कौन सा, जिसमें कार्बन, जो मैं ब्लू लाइन से टिक कर रहा हूं, जैसे इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ये वाले, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुछ मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया बच्चों, ये कहलाती है एक्टिव नॉन मेटल। ब्लू से जितना भी मार्क किया इनको बोलते हैं बच्चों एक्टिव नॉन मेटल, एक्टिव नॉन मेटल्स कहलाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो 6 आपको ये वाले दिख रहे हैं बच्चों जो अलग से हैं, इसको अपन ग्रीन से अंडरलाइन करेंगे। तो ये ग्रीन वाली जितनी भी आपको दिख रही है, ये है न अगर कर, जीरो, रन, ठीक है, ये सारी कहलाती है इनर्ट, जिसको ये भी नॉन मेटल से बट इनर्ट एलिमेंट कह सकते हैं। नॉन मेटल, नोबल गैस जितनी भी होती है ये सब नॉन मेटल्स कहलाती है, और ये इसके साथ ऐड होके होता है। लेकिन अपन जो रिएक्शंस के अंदर मोस्टली यूज करते हैं वो एक्टिव नॉन मेटल्स होती है, ठीक है। तो ये सारे 6 अपने पास में, 7th को छोड़ के 6 जो है वो आपका नॉन मेटल इनर्ट होगी। और ये जो ब्लू से मार्क किए ये सारी नॉन मेटल है। एक एक्सेप्शन ध्यान रखना बच्चों, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी पी ब्लॉक में स्टडी नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन भी जो है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज आल्सो कंसीडर्ड एज नॉन मेटल। वो एक्सेप्शन केस है क्योंकि यहां पे इसको 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लेस किया गया है, पीरियड 1, एस ब्लॉक एंड ग्रुप 1, ये इसका एड्रेस है 1s1। तो नॉन मेटल समझते यानी कि पी ब्लॉक के अंदर। और रिमेन्स जो डाउन में आपको जितना भी दिख रहा है ये वाला बच्चों कौन कौन से, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टिन है, इथेलियम है, लेड है, बिस्मिथ है और पोलोनियम। पोलोनियम अगेन रेडियो एक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कहलाएंगे कौन से, मेटल और मेटल्स, ठीक है। तो ये ब्लैक वाले जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो मेटल्स कहलाएगी, ठीक है। ये आपका एक पी ब्लॉक का ओवरऑल व्यू। अब हम जो इसमें शुरू करेंगे इंडिविजुअल के अंदर बच्चों वो ग्रुप 50। लेकिन इससे पहले कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अपन इसमें एक बार वापस से मेंशन कर देते हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है उसका किस ग्रुप वाइज कैसे होगा। जैसा कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हमने पी ब्लॉक के लिए स्टूडेंट्स क्या बोला अभी, NH2 NP1 to 6, ये आपका कॉमन पी ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसको जब अपन इंडिविजुअल ग्रुप वाइज डालेंगे इसके अंदर, तो 13 जो होगा बच्चों इसका NH2 तो सब में आएगा। NH2 इज कॉमन फॉर एवरीवन, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल है, तो ये अपन को सब में मेंशन करना है NH2। P जो होगा इसके लिए आएगा NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और लास्ट हो जाएगा NP6, ओके। तो ये 1 to 6 हो गया, देखिए 1 to 6 आ गया। तो अब अपन को इंडिविजुअल जब अपन ग्रुप डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कार्बन फैमिली का NH2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली NH2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली NH2 NP4, हेलोजन फैमिली NH2 NP5 और नोबल गैस फैमिली तो NH2 NP6 और 13 होगा तो NH2 NP1। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं बच्चों ये इंडिविजुअल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जैसे ही आपको इसमें ये ट्रिक ध्यान रखनी, जैसे ही P3 मींस आपको याद आ जाना चाहिए, P3 मींस नाइट्रोजन, P4 मींस ऑक्सीजन फैमिली, P5 मींस हेलोजन फैमिली, P2 मींस कार्बन फैमिली, P1 मींस ये आपकी बोरॉन फैमिली हो जाएगा। तो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली,
ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजेंस फैमिली, और लास्ट वाला आपका नोबल गैसेस फैमिलीज हो जाएगा। तो मोस्टली जो फैमिलीज मेंबर्स होंगे वो फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ स्पेसिफिक नाम भी होंगे, जैसे ऑक्सीजन वाले को चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन वाले जो या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हेलोजेंस भी बोलते हैं, इसीलिए इनको हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो ये बच्चों ओवरऑल पी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल में कैसे रिप्रेजेंट होता है, और ये पीरियोडिक टेबल का मोस्ट राइट साइड पार्ट होता है। अब बच्चों इसके अंदर अपन एज पर एनसीईआरटी विल स्टार्ट फ्रॉम 12th में जो पार्ट ग्रुप 15 से शुरू करते हैं इंडिविजुअल। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसमें इंडिविजुअल ग्रुप की स्टार्ट करते हैं, तो ओवरऑल समझने के बाद में। तो पी ब्लॉक का फर्स्ट है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का डिटेल लेते हैं बच्चों। तो अब इसमें सबसे पहले ग्रुप 15 का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो आपका होगा बच्चों NS2, ओके, और NP5 है तो इनकी 3 आ जाएगा, तो NS2 NP3 इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये अपन लिख के प्लेस कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 15 के, याद करो जल्दी से बच्चों, नाइट्रोजन, नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे, ठीक है। और कहां से स्टार्ट होगा ये, पीरियड 2 से, ओके। तो इस साइड से जब देखेंगे तो ये पीरियड 2 से है, और ये आपका ग्रुप 15 हो गया, ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स पीरियड 2, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पीरियड 3, ये आर्सेनिक बिलोंग्स टू पीरियड 4, एंटीमनी बिलोंग्स टू पीरियड 5 एंड बिस्मिथ बिलोंग्स टू पीरियड 6। अब देखो बच्चों इसके नाइट्रोजन है, तो यहां पे जो n होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्योंकि ये जो पीरियड नंबर होता है ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को इंडिकेट करती है। तो ये आउटर मोस्ट सेल का रिप्रेजेंटेशन, जैसे नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर अगर नहीं भी पता है तो भी अपन डायरेक्टली इसका जो पीरियड नंबर है वो जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2s2 2p3। ऐसे फॉस्फोरस में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, तो इसका आ जाएगा 3s2 3p3, इसका क्या आएगा 4s2 4p3, इसका आ जाएगा 5s2 5p5, इसका हो जाएगा बच्चों 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है तो 6s2 6p3, ये सारे 3 रहेंगे बच्चों, तो ये 3 तो यानी कि सबका जो आउटर मोस्ट है ग्राउंड स्टेट के अंदर वो एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप में वैसे भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम रहेगा, सिर्फ उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स चेंज होंगे और कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में उतना ही आएगा, दैट इज कॉल्ड सिमिलर कैरेक्टर ऑफ ग्रुप। तो इसीलिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हो गए। अब इस ग्रुप 15 में स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 जो आपको दिख रहे ये आपकी नॉन मेटल्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे अपने अभी ओवरऑल देखा था जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले वाले में, तो अब देखो ये वाले जो 2 कहलाएंगे ये आपकी मेटेलॉइड्स हो जाएगी बच्चों, तो इनको अपन मेटेलॉइड्स बोलेंगे। और सबसे लास्ट वाली मेटल है और इसको टिपिकल मेटल भी कहा जाता है, बिस्मिथ इज टिपिकल मेटल्स। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो है उसमें से फर्स्ट 2 इज नॉन मेटल, next second 2 is metalloids and last one is typical metal that is known as bismuth. Nitrogen, phosphorus non-metals, arsenic, antimony metalloids and bismuth is typical metal. अब इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर अपन डिस्कस करें बच्चों, तो इसमें आप टॉप टू डाउन कोई भी ग्रुप की जब स्टडी करेंगे तो अपन उसमें टॉप टू डाउन के बारे में लिखेंगे। यानी कि सपोज सबसे पहले आपका एटॉमिक साइज की अगर बात करें तो एटॉमिक साइज आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो टॉप टू बॉटम जैसे ही आप चलेंगे तो एज द सेल नंबर, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे 2 आया तो इसका मतलब इसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स है, इसका मतलब इसमें 3 नंबर ऑफ सेल्स है, और 4 का मतलब उसमें 4 नंबर ऑफ सेल्स है, और 5 का मतलब उसमें 5 नंबर ऑफ सेल्स होगी, और इसी तरह से 6 में 6 नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगी। तो और रेडियस जब अपन देखते हैं तो लास्ट तक इनकी न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स हमेशा आपका एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज। एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स इज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज होगी टॉप टू बॉटम वो हमेशा क्या होगी बच्चों,
इंक्रीजेस स्टेटमेंट देना है फर्स्ट। तो ये करेक्टिव ट्रेंड हो गया आपका करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। दूसरी इसमें टॉप टू, जैसे ही आपकी साइज इंक्रीज होती है स्टूडेंट, तो साइज में जितना लार्जर साइज होगा तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इजी टू रिलीज हो जाएगा। इसीलिए एंड मेटल्स आर हैविंग मोर टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिलीज ऑफ टेंडेंसी बढ़ेगी। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटेलिक करेक्टर इसमें लिख दीजिए, मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम हमेशा आपका बच्चों इंक्रीज होगा। सो बिस्मिथ हैव मैक्सिमम मेटेलिक करेक्टर एंड इजी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। और आयोनाइजेशन एनर्जी की बात अगर अपन करेंगे बच्चों टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मींस दैट एनर्जी व्हिच रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, जो हमेशा साइज की रेसिप्रोकल होती है, इसीलिए टॉप पे हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो यहां पे हायर ई, और जैसे ही आपका साइज लार्जर होगा तो यहां पे लिस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, इजी टू रिलीज हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका हाई आयोनाइजेशन से लो आयोन, देखिए व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। ठीक है, ये इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है बच्चों। और वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे बच्चों सब में P3 आ रहा, और P3 जो होता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी शो करता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। इसीलिए इसका जो होगा इवन ऑक्सीजन और कार्बन, इन सब से कार्बन फैमिली ले लीजिए और इवन ऑक्सीजन फैमिली, इन दोनों से आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा रहती है, बिकॉज दे हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। तो ऑक्सीजन वाले पीरियड से भी ज्यादा ग्रुप से ज्यादा होगी, और कार्बन वाले ग्रुप से भी जो है नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर हैविंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। तो ये इसमें हायर अप में आएगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इट्स ए वन काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स which is applied on shared pair electron by different atom of a molecule। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज, स्मॉलर साइज होता है वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो अपन कह सकते हैं एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो ये था बच्चों पी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यस स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन अक्रेंसेस का डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं अक्रेंसेस। अक्रेंसेस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का नेचर में क्या स्टेटस है। तो नाइट्रोजन स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में 78%, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N एज पर MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होने की वजह से ये नेचर में 78%, अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% होती। अदर नाइट्रोजन जैसे NaNO3 की फॉर्म में होगी, जिसको चिले सॉल्ट पीटर्स बोलते हैं, और KNO3 के फॉर्म होगी, जिसको इंडियन सॉल्ट पीटर। याद रखिए बच्चों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू के अंदर बनेंगे। आपसे पूछेंगे इसमें आउट ऑफ दिस विच वन इज चिले सॉल्ट फॉर्मूला, विच वन इज इंडियन सॉल्ट पीटर्स फॉर्मूला। तो NaNO3 को चिले सॉल्ट्स बोलते हैं, KNO3 को इंडियन सॉल्ट पीटर्स बोलते हैं। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस मोस्टली जो है वो फ्लोरो एपेटाइट की फॉर्म में होता है, और इसका फॉर्मूला है Ca9 PO46.CaF2। ओनली CaF2 को फ्लोस्फार बोलते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में इसको फ्लोरो एपेटाइट बोलते हैं। स्टूडेंट्स फास्फोरस जो है वो बोन और लिवर सेल का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एनिमल्स के अंदर भी, और प्लांट में भी फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, और ये आपको मिल्क और एग में भी मिलेगा। तो ये फास्फोरस एलिमेंट की अकरेंसेस हो गई। इसमें रिमेन्स जो होते हैं हैवी मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, फाउंड इन सल्फाइड मिनरल्स। जितने भी
सल्फाइड मिनरल्स की फॉर्म के साथ में आपको आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ मिलेंगे जो अकरेंसेस में है। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें देखिए क्या क्या है। ऑल दी एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो N2 यानी कि फर्स्ट मेंबर जो इस ग्रुप का है वो गैसेस स्टेट में होता है। रेस्ट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ जो होंगे स्टूडेंट्स, ये सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, इनका कोई डेरिवेटिव गैस में, लेकिन एज इट इज वो एज ए सच जो नेचर में प्रेजेंट है वो सारे सॉलिड स्टेट के अंदर है। फिर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू डाउन, यानी कि इस तरह से जब आप चलेंगे तो टॉप टू डाउन या बॉटम की तरफ जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका अप टू आर्सेनिक, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तो आपका जो होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन बिस्मिथ और एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में हमेशा ये डिक्रीज होगा। ये दो लास्ट एक्सेप्शंस है, ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट के केस में। इसीलिए इसका कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस बनता है जिसमें आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर्स पूछा जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में तो डायरेक्टली आपका टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसमें ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, टॉप टू लेकिन अप टू आर्सेनिक तो आपको इंक्रीज बताना है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि आपका इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम हो जाएगा। और एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शोस एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स आप जानते हैं बच्चों, सिंगल एलिमेंट यानी कि सिंगल प्योर एलिमेंट के रिपीटेशन से एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में जो कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं, जो सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कार्बन के केस में अपन कहते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, वैसे इस ग्रुप के अंदर भी नाइट्रोजन को छोड़ के यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सब के भी आप यानी कि इस ग्रुप में भी एलोट्रॉप्स टेंडेंसीज होती है। स्पेशली फास्फोरस के एलोट्रॉप जो आगे अपन डिस्कस भी करेंगे, बहुत फेमस है स्टूडेंट्स। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, और उनकी कैटिनेशन पावर भी होती है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 15 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर होता है, क्योंकि ये वैलेंसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करना होगा सबसे पहले। अगर हम पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2NP3 आएगा ग्रुप 15 का। और अगर अपन ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑर्बिटल के अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से अपन ऑर्बिटल को ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका NS में डबल इलेक्ट्रॉन्स और इसमें हुम्स रूल के अकॉर्डिंग आप सिंगली प्लेस करेंगे। तो 3 अनपेयर्ड विद 1 लॉन पेयर, तो ये तो लॉन पेयर बन गया, और ये 3 फ्यूचर में बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड बनने के बाद। अब यहां पे स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है वो है, क्या इस ग्रुप का कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्या। यानी कि अभी हमारे पास में चूंकि ये नॉन मेटल है तो हमने कहा 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेटेलिक कैरेक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है तो उसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अभी अपन अगर कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से देखें तो इसमें 3 वैलेंसी आएगी, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये जो स्टूडेंट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे, और एक्साइट के लिए कंपलसरी कंडीशन ये होगी कि आपके पास में ND वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ND वैकेंट ऑर्बिटल होने के लिए N+L रूल के अकॉर्डिंग होगा। इसीलिए आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे 1s, ठीक है, उसके बाद क्या आता है 2s 2p, फिर आता 3s 3p एंड 3d, यानी कि पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए D पॉसिबल नहीं है। इसीलिए नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो पीरियड 2 से बिलोंग करता है, और पीरियड 2 में 2D पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज पर N+L रूल कोई भी ऑर्बिटल की एग्जिस्टेंस जो होती है वो हमेशा N+L रूल के अकॉर्डिंग होती है। और इन केस ऑफ 2D N की वैल्यू कितनी हो गई 2, और D की वैल्यू आपको याद होगा स्टूडेंट्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर होती है 0 1 2 3 SPDF, तो इसके लिए कितनी आई 2, तो ये डिसऑबे हो जाएगा, क्योंकि N+L के अकॉर्डिंग N और L की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती। ऐसा अगर है तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए 2D डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस जो पीरियड 2 यानी कि नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा, ग्राउंड स्टेट में जो उसकी वैलेंसी है वही उसकी एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद में पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स,
पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि फास्फोरस और ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका 3D मिनिमम 3D से एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ N+L रूल का ओबे हो जाता है, फिर 3D 4D 5D सारे एग्जिस्ट करेंगे, तो उसमें जो भी पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे 3D वैकेंट या ND वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फास्फोरस एंड ऑनवर्ड्स आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक तो PCl 3 भी पॉसिबल, यानी कि फास्फोरस अपना PCl 3 शो कर सकता है क्योंकि उसके पास में 3 वैले अनपेड इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस 5 भी शो कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट यहां पे आ जाएगा एक्साइट होकर के, और इसके पास में 3D ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, जैसे ग्रुप 15 का जो फर्स्ट मेंबर है वो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल शो नहीं करेगा, जबकि रेस्ट मेंबर शो करेंगे, क्योंकि इसमें 2D डज नॉट एग्जिस्ट होता है और बाकी सब में ND एग्जिस्ट करता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो आपका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो सकता है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों जो एरो के साथ में लिखी हुई है इनको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब अपन इन जनरल, ये तो हो गई आपकी वेरिएबल वैलेंसी, इस ग्रुप की कहां तक जा सकती है, 5 तक जा सकती है, ये हमने 2D वैकेंट से प्रूव कर दिया। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है वो ध्यान से याद रखना जो MCQ के सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -3, क्योंकि इसमें मोस्टली आपकी नॉन, तो -3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, +3 भी क्योंकि मेटल जो होगी वो टेंडेंसी टू लूज, तो +3 भी होगी। एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या एक्सटेंड करते हैं तो ये आपकी +5 तक, बिस्मिथ जो होता है वो +5 तक, क्योंकि वो मोस्ट मेटलिक कैरेक्टर शो करता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो +5 यानी कि -3 और +3 to +5 तक वैलेंसी जो है वो कॉमन वैलेंसी होगी इस पूरे ग्रुप की। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स टॉप टू बॉटम्स के लिए है। -3 OS कहीं पे भी लिखा हो स्टूडेंट्स, तो OS का मतलब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ऑन बॉटम, बॉटम की तरफ आएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए टेंडेंसी टू फॉर्म -3 जो होगा वो डिक्रीज होता है, और टॉप की तरफ हमेशा हायर रहता है क्योंकि वहां पे नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, बिस्मिथ इसका बिस्मिथ डज नॉट फॉर्म -3 क्योंकि वो टोटली प्योरली टिपिकल मेटल्स है और मेटल कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव नहीं आएगी, इसीलिए बिस्मिथ की जो जितनी भी वैलेंसीज होती है वो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव कोई भी वैलेंसी शो नहीं करेगी, नेगेटिव लास्ट आपका एंटीमनी तक ही आएगा। उसके बाद टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, HOS अगर कहीं पे भी लिखा स्टूडेंट तो इसका मतलब होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं बच्चों, तो हायर का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में इस ग्रुप में सबकी वैलेंसी 3 भी है और नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबकी वैलेंसी 5 भी है, तो 5 यहां पे कहलाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 यहां पे कहलाती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। ठीक है, जो +5 नहीं, यानी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट बिस्मिथ वो अपनी इन जनरल +5 शो नहीं कर पाएगा। उसका रीजन अपन देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो उसका रीजन ओनली बिस्मिथ का एक ही कंपाउंड बनता, अदरवाइज बिस्मिथ +5 इन जनरल शो नहीं करता, सिर्फ फ्लोरीन के साथ में BiF5 एग्जिस्ट करता है एक्सेप्शनली, अदरवाइज बिस्मिथ की और कोई वैलेंसी जिसमें +5 कंपाउंड नहीं बनता, एक ही कंपाउंड याद रखना है और वो है Bi+5। ठीक है, और उसके बाद में हमने कहा कि जो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही टॉप टू बॉटम, उसका जो रीजन अपन देंगे वो आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करेंगे, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती, +3 की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि अगर अपन को बिस्मिथ के लिए ये कहा जाता है कि बिस्मिथ की 3 और 5 दोनों हैं तो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो 3 विल मोर स्टेबल, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब अपन जा रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसका रीजन अपन देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम में इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये अपन साइड में समझ लेते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द इनर्ट पेयर। स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट इस तरह से होगा क्योंकि जैसे आप बॉटम की तरफ जाते हैं तो इससे जस्ट पहले आप देखेंगे लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए
जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो कभी भी हाईएस्ट एटॉमिक साइज शो नहीं करता। अगर अपन आइडियली देखेंगे तो टॉप टू बॉटम में अपन कहते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो उससे सेकेंड लास्ट से थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्मॉलर दिखता है। ठीक है, थोड़ा सा उससे इससे स्मॉलर दिखेगा। इसका रीजन अपन लेंथ, इससे जस्ट पहले लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपने देखा होगा बच्चों जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में क्या है, NH2NP3 है। तो जब लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स न्यूक्लियस जो है वो पुश कर देता है, जो एटॉमिक साइज छोटी होने की लेंथिनाइट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन N-2F में जाते हैं। तो ये जो NH2 के इलेक्ट्रॉन है वो नियरर टू न्यूक्लियस चले जाते हैं। इस वजह से बच्चों इसमें जो NH2 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उस वक्त सिर्फ 3p के ही पार्टिसिपेट करेंगे। NH2 के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट एलिमेंट के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। तो नाम से पता, इनर्ट मींस जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको इनर्ट बोलेंगे। पेयर मींस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इफेक्ट का मतलब वो वैलेंसी को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वैलेंसी को अप टू 5, क्योंकि सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 ही वैलेंसी आएगी। अगर ये भी पार्टिसिपेट कर लेता तो 2 और वैलेंसी बढ़ के 5। तो हमने ये कहा कि बॉटम एलिमेंट जो है वो 3 को प्रीफर करता है रादर देन 5, और रीजन क्या दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो अपन कहेंगे the outermost cell के जो NH2 electrons है, the NH2 electrons are not participating in chemical bonds, the effect known as inert pair effect, चूंकि ये पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो those electron which are present in outermost cell in NH2 and they are not participating in chemical bonding loss of electrons, तो उस केस में उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का सपोर्ट करता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी को डिक्रीज, क्योंकि जब पार्टिसिपेट ही नहीं होंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट ही नहीं होगी। इसीलिए बिस्मिथ तक आते आते आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, जिसके चलते बिस्मिथ की सिर्फ Bi5 को जो अपने कंपाउंड बताया था अभी, वो कंपाउंड ही एग्जिस्ट करता है BiF5, अदरवाइज बिस्मिथ का कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, जिसके चलते NH2 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो +3 ही स्टेबल रहेगी। उसके बाद में नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4 विद ऑक्सीजन, जो सबसे लास्ट में O है ये ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन अदर देन ग्राउंड जो उसकी वैलेंसी है उसके अलावा ये 1 2 4 वैलेंसी भी शो कर सकता है। और इसका जस्ट नीचे जो सेकंड मेंबर है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एग्जिबिट +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, ये जो सबसे लास्ट में O है ये ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो फॉस्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में 1 2 और 4 ऑक्सीजन एग्जिबिट करता है। तो ये बच्चों ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका इंक्लूडिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्सटेंडेड वैलेंसी, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी की पूरी रीजनिंग इस तरह से रहेगी ग्रुप 15 के लिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस क्या होगी, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, अगर डिस को हिडन करें तो क्या आया, प्रपोर्शनेट रिएक्शन, यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट की या सिंगल एलिमेंट्स हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, बट इफ इट इज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट। जो प्रपोर्शनेट नहीं है उनको डिस्प्रपोर्शनेट बोलेंगे। एग्जांपल जैसे HNO2, इसके 3 मोल HNO2 का अपन कन्वर्ट करें तो HNO3 H2O एंड NO में कन्वर्ट हुआ इस रिएक्शंस के अंदर। तो यहां पे HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और NO के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी नाइट्रोजन की आ रही +2। तो हर एक में अलग अलग है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट। ओके, अब डिस्प्रपोर्शनेट का देखिए मीडियम वाइज क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉसिबल मीडियम्स एसिडिक एंड अल्कली, जिसको अपन बेसिक मीडियम्स कहेंगे। तो अगर नाइट्रोजन की जो डिस्प्रपोर्शनेट आएगा वो +1 to +4 तक जा सकता है डिस्प्रपोर्शनेट इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में ये +1 to +4 तक डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकती है। जो फॉस्फोरस नेक्स्ट मेंबर है ग्रुप 15 का फॉस्फोरस, ये 5 and -3 +5 and -3 डिस्प्रपोर्शनेट शो कर सकता है एल्कली एज वेल एज एसिड सोल्यूशन दोनों में।
और आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ स्टूडेंट्स वो +3 जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नाइट्रोजन रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी। लास्टली हमारे पास में नाइट्रोजन 4 कोवैलेंसी बना सकता है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ, क्योंकि अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे स्टूडेंट, अभी अपन देखा था NH2 NP3 यानी कि S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की जो एक्सटेंडेड वैलेंसी वो लास्टली जो है 4 तक हो सकती है, वो भी नॉन मेटल की वजह से कोवैलेंसी के अंदर। क्लियर? उसके बाद था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एंड ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मींस आपके पास में जो भी नाइट्रोजन को छोड़ के फॉस्फोरस है, नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो ये जितने भी नेक्स्ट वाले हैं आपके फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि स्टूडेंट इसके बाद में 3D पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। तो फॉस्फोरस एंड ऑनवर्ड्स के लिए ये ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने शुरू कर देंगे। यही वजह है कि आपका PF6- जो है वो फॉस्फोरस का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। और अगर अपन वैलेंसी वाइज देखें स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में आप कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन के पास में एक ही वैलेंसी है, तो NCl3 बन सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा बिकॉज 2D डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि फॉस्फोरस के केस में PCl3 भी बनेगा और PCl5 भी बनेगा। इसका रीजन देंगे बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल। तो फॉस्फोरस के केस में D वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो एग्जिस्ट करता है, जबकि नाइट्रोजन के केसेस में 2D डज नॉट एग्जिस्ट, 2D डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और यही वजह है कि इसके अंदर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन अपना NCl5 नहीं बना पाता। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करते हैं NMLS प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स ग्रुप 15 का अगर सीक्वेंस देखेंगे तो नाइट्रोजन, नेपाल, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिक जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम है। टॉप टू बॉटम में आप साइज का जो इंपैक्ट देखेंगे इन जनरल है ना, इन जनरल साइज का इंपैक्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये साइज इंपैक्ट है टॉप टू बॉटम। अब नाइट्रोजन जो है वो इसका फर्स्ट मेंबर है, और किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज रखता है। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होने की वजह से इसका जो बिहेवियर होगा वो अदर मेंबर और उनके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा सकता है। नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर वर्सेस अदर मेंबर्स लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ये एनामोलस प्रॉपर्टीज। तो नाइट्रोजन में बेसिकली जो एनामोलस प्रॉपर्टीज आती है वो ड्यू टू, एक तो उसका स्मॉलर साइज, तो अपन कहेंगे स्मॉलेस्ट साइज होती है, स्मॉलर साइज। ऑफ कोर्स स्मॉलर साइज जब होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाईएस्ट हो जाएगी, रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी हाईएस्ट हो जाएगी। और चूंकि जो नाइट्रोजन है वो पीरियड 2 के मेंबर्स में आता है तो इसमें 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2D एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नाइट्रोजन अपनी वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करता, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल, यानी कि नाइट्रोजन 2D डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा, जिसके चलते वो अपनी वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करेगा। तो ये आपका एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर यानी कि नाइट्रोजन के होगी। अब देखें किसमें नाइट्रोजन डिफरेंट है, तो डिफरेंट इन नाइट्रोजन कहां डिफरेंट है अपने फैमिली मेंबर के साथ में। तो उसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ पी मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो है वो अपना N ट्रिपल बॉन्ड N बना सकता है, बाकी जितने भी इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं तो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं इटसेल्फ, जबकि नाइट्रोजन जो है वो इटसेल्फ अपना N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स हो जाएगा, जबकि इसके अदर मेंबर्स है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, वो फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। और बिस्मिथ में तो ओनली मेटलिक, क्योंकि ये टिपिकल मेटल एलिमेंट्स है तो इसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड ही पॉसिबल हो पाता है। और आर्सेनिक इसका एंटीमनी तक जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तक सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा। जो एमओटी के अकॉर्डिंग जो ट्रिपल बॉन्ड्स होता है पी पाई वो सिर्फ एंड सिर्फ आपको नाइट्रोजन में ही मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में वो है N सिंगल बॉन्ड N जो है वो वीकर, जबकि स्मॉलेस्ट साइज है बच्चों, जबकि ये N ट्रिपल सिंगल बॉन्ड्स हैं वीकर देन P, यानी कि इसके जस्ट नेक्स्ट मेंबर वाले से भी इसका जो सिंगल N बॉन्ड N होता है वो वीकर होता है देन फॉस्फोरस,
सिंगल बॉन्ड्स। इसका रीजन अपन देंगे इंटर एटॉमिक रिपल्सन, क्योंकि जब आपकी स्मॉलेस्ट साइज होती है तो दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाता है, और उस इंटर एटॉमिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ जो होगी वो स्ट्रेस कर जाएगी और इसके चलते बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो उसको अपन इंटर एटॉमिक रिपल्शन बोलते हैं। इस वजह से एन सिंगल बॉन्ड एन की जो है स्ट्रेंथ वो पी सिंगल बॉन्ड बी से कम रहेगी। इसीलिए जब कंपेयर किया जाएगा सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो आंसर बच्चों एमसीक्यू में हमेशा ये राइट होगा, फॉस्फोरस। नाउ एन कांट फॉर्म, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में अभी हमने कहा डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए जो डी ऑर्बिटल की वजह से जो पाई बॉन्ड बनना चाहिए उसमें नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एन कांट फॉर्म डी पाई पी पाई, तो एन आपका डी पाई पी पाई नहीं बना सकता। जबकि इसके अदर मेंबर, जैसे आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखेंगे, मोस्ट ऑफ फॉस्फोरस के जो मेंबर्स होते हैं वो लिगेंड्स बनाते हैं। तो फॉस्फोरस तो 5 वैलेंसी आ गई, इसके अंदर आर 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 और पी डबल बॉन्ड, ये मेंबर बन गया। आर्सेनिक के केस में ट्राइफिनाइल आर्साइन बन जाएगा, ये भी आपका मेंबर बन गया। फॉस्फोरस ट्राइइथाइल फॉस्फोरस, ये भी पॉसिबल है। ये सारे लिगेंड्स का काम करेंगे और इसमें सबके अंदर आपका डी पाई और पी पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सिर्फ सबकी वैलेंसी जो है वो एक्सटेंडेड वैलेंसीज है, जबकि नाइट्रोजन कभी भी डी पाई और पी पाई शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये था बच्चों एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी। जो केमिकल रिएक्शन कंपाउंड्स है उनकी रिएक्टिविटीज क्या रहेगी। इसमें स्टूडेंट्स ग्रुप के मेंबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 15 ग्रुप 15 के, इनको कॉमनली अपन ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ई इक्वल्स टू इनमें से कोई भी हो सकता है। रिएक्शन कौन कौन सी देखनी है अपन को, 2 वर्ड्स, यानी कि ग्रुप 15 के मेंबर जो है यानी कि ई, ये रिएक्शन विद हैलोजन एंड रिएक्शन विद मेटल देखेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन इसमें से नंबर 1 लेते हैं, वो है रिएक्शंस टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोजन के ही बनेंगे बच्चों, बाकी सब में तो ओनली कंपाउंड्स है। इसमें रीजनिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ई इक्वल्स टू यहां पे होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनकी जो स्टेबल वैलेंसी है वो अपन कितनी लेके चल रहे हैं, 3, तो ई के ऊपर आप 3 प्लेस कर दीजिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा EH3, यानी कि एलिमेंट्स जो होंगे वो EH3 ग्राउंड स्टेट के अंदर सभी बनाएंगे, तो ये हाइड्राइड्स फॉर्म्स ऑफ ग्रुप 15 कहलाएगी। तो ग्रुप 15 की जो हाइड्राइड्स फॉर्म से स्टूडेंट्स वो बनेगी अमोनियम, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्साइन, ठीक है, बिस्मिथ हाइड्राइड और एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मिथ हाइड्राइड इसके बनेंगे। ठीक है, अब इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वही अगेन इंपॉर्टेंट रोल जो है बच्चों वो साइज का, क्योंकि यहाँ पे इनकी साइज जो होगी वो टॉप टू बॉटम आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। साइज जब इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन के साथ यानी कि हाइड्राइड का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो कम टेम्परेचर पे यानी कि लो बॉन्ड एंथैल्पी पे भी ये ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला जो करेक्टर टॉप टू बॉटम आपको दिख रहा है वो है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसा रहेगा, यानी कि ये जो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए जब हम थर्मल स्टेबिलिटी का डिस्कशन करेंगे तो हमेशा इसमें जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो होगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, वो टॉप टू बॉटम जो आपकी होगी वो हमेशा डिक्रीजेस। इसीलिए जब आपसे एमसीक्यू के अंदर ऑर्डर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी हाइड्राइड बॉन्ड की, और सबसे कम स्टेबिलिटी जो होगी बिस्मिथ हाइड्राइड्स की रहेगी। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी बिकॉज साइज इंक्रीजेस। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। एसिडिक में क्या होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म H+ आयन कौन जल्दी बनाएगा, तो H+ आयन, चूंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बिस्मिथ के पास में एज पर एटॉमिक साइज, तो ये सबसे कम रिलीज करेगा H+, ये सबसे ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टेंडेंसी टू H+ रिलीज बढ़ रहा बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड लेंथ एंड वीक बॉन्ड। इसीलिए टॉप टू बॉटम अगर इसमें अपन देखें एसिडिक नेचर में टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये आपका इसमें इंक्रीजेस आ जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा हमेशा। टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स की जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज होती है। ठीक है,
और इसी तरह से रिड्यूसिंग पावर, तो H प्लस जो होता है वो कोई भी जैसे आप H प्लस रिलीज करेंगे तो सामने वाला कोई गेन करेगा, तो ये हाइड्राइड्स की जो रिड्यूसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स जो H प्लस जल्दी रिलीज करेगा तो सामने वाले को जल्दी मिलेगा, इसीलिए इस केस में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर यानी कि टेंडेंसी टू गिव द हाइड्रोजन आयन इसमें, तो ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए बिस्मिथ सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स बनेगा इन सब में से, इसीलिए टॉप टू बॉटम जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हुई है और रिड्यूसिंग पावर भी आपकी क्या हुई है, इंक्रीज होगी। नाउ कम्स टू मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड स्टेट में अगर है जो कंपाउंड तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स क्या रहेंगे, तो यहां पे ध्यान रखना केल्विन के अंदर देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन का जो आता है वो 195.2 है, जबकि बाकी सब में आप देखो 139, 156, 185 तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जब कभी भी आपसे मेल्टिंग पॉइंट का हाइड्राइड्स के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्शन केस है, नाइट्रोजन जो होगा वो सबसे हाईएस्ट पे आएगा, सबसे आगे नाइट्रोजन को लिखना, फिर बाद में आप एंटीमनी हाइड्राइड्स, आर्सेनिक हाइड्राइड्स, फास्फोरस हाइड्राइड्स लिखेंगे, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसमें ये चेंज करना ना भूलें। और वही जब लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर हाइड्राइड्स जो रहेंगे केल्विन के अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसमें देखो 238, 185, 210, ठीक, ये बीच में आपका फर्स्ट, इसमें भी नाइट्रोजन का आपका 238, 185, 210, 250, 290 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होगा वो आपका मिडिल पार्ट्स रहेगा, तो इसका डिफरेंट है क्योंकि एनोमलस बिहेवियर है, और बाकी में टॉप टू बॉटम आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए जब आप कोई ऑर्डर क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें ये स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिकल डाटा है वो भी इस केस में ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, जैसे बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स इन ग्रुप 15, बच्चों जैसे हमने तो इस वाले एरो को काम में ले लीजिए, इस एरो में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिक कहां ज्यादा होगा, टॉप पे, टॉप पे हमेशा बेसिक ज्यादा होता है, डाउन में हमेशा एसिडिक ज्यादा, तो आपको बेसिसिटी का ऑर्डर हाइड्राइड्स ग्रुप्स देना है, तो नाइट्रोजन सबसे नाइट्रोजन की अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगी, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, तो आपको जब बेसिसिटी का पूछे तब तो आपका ऑर्डर अमोनिया, फास्फोरस, आर्साइन, एंटीमनी एंड बिस्मिथ होगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एसिडिक ऑर्डर में आता तो आप उसके एरो को रिवर्स कर देते, बिस्मिथ हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था बच्चों अपना हाइड्राइड्स की बेसिसिटी का। यस स्टूडेंट्स, रिमेन्स अपने पास में केमिकल रिएक्टिविटी और रिएक्शंस में ऑक्सीजन, हैलोजन एंड मेटल्स है, तो इसमें ये ऑक्सीजन के स्टेट रिगार्डिंग है, और ये आपका हैलाइड्स और ये आपकी मेटल्स, ये अपन तीनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। टू वर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजन एंड मेटल्स। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखिए, इनकी वैलेंसी जो ई मान के इनकी वैलेंसी तो लेनी है आपको 3, और उधर आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा 2-, ठीक है, जो कंपाउंड्स बनेंगे। तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो N2O3 से N2O5 तक के कंपाउंड्स बनाएगा, जितना ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा तो लेस एसिडिक होगा, और जैसे ही N2O5 तक पहुंचेंगे तो मोर एसिडिक, यानी कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कंटेंट बढ़ेगा नाइट्रोजन के साथ में तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इसका जो एमसी क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन आता है तो उसको आप इस तरह से ट्रीट करेंगे। उसके बाद में बच्चों आर्सेनिक और एंटीमनी जो इसके जस्ट नीचे वाले मेंबर, अगर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो चूंकि ये मेटलॉइड्स है इसीलिए इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक नेचर्स के होंगे, यानी कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करेंगे आर्सेनिक और एंटीमनी के केस में। बिस्मिथ के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक नेचर, क्योंकि इसके पास टिपिकल मेटल कैरेक्टर है इसीलिए, और मेटल बेसिक नेचर्स की होगी तो इसके जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। ये तो था रिगार्डिंग ऑक्साइड फॉर्मेशन इन केमिकल रिएक्शंस और रिएक्टिविटी। अब आता है हैलाइड्स। हैलाइड्स की वैलेंसी -1 और इसके रेस्पेक्ट में ई की वैलेंसी 3 लेते हुए जब आप बनाएंगे, या एक्सटेंडेड वैलेंसी 5 हो सकती है। फास्फोरस में फास्फोरस PCl3 से PCl5 तक एक्सटेंडेड वैलेंसी तक जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आपके 5 है। लेस कोवेलेंट कैरेक्टर बिकॉज दे हैव ओनली 3 कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर बिकॉज दे हैव 5 कोवेलेंट बॉन्ड इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज 2D डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, सो एक्सटेंडेड वैलेंसी नहीं आएगी, इसका सिर्फ NCl3 ही एग्जिस्ट करेगा।
NF3 स्टेबल है क्योंकि इसके पास में फ्लोरीन की नेगेटिविटी अच्छी है, मोर अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये आपकी स्टेबिलिटी शो करेगा। और बिस्मिथ F3 जो होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग, जहां फ्लोरीन जो होगा वो क्या करेगा, मेटल का पोलराइजेशन कर देगा। तो फाजान रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन की वजह से किसी मेटल के अंदर भी जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे आयोनिक कंपाउंड में, बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये था बच्चों हैलाइड के रेस्पेक्ट में। अब आते हैं मेटल्स के अंदर। मेटल में मोस्टली सारे जो इतने भी इस ग्रुप के मेम्ब्रान्स है वो मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, एग्जिबिट स्पेशली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में। जैसे नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगी, फास्फोरस कैल्शियम के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड बनाएगी, आर्सेनिक सोडियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आर्सेनिक जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और बिस्मिथ मैग्नीशियम के साथ में कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। तो ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका जनरल डिस्कशन कंप्लीट हुआ बच्चों एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। तो हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट ग्रुप 15 का जनरल डिस्कशन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अपन इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए।